नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और इससे आपको हेल्प मिलती रहे। आज के जीएस ग्लोबल चैनल पर जीएस के इस सिलसिले में आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आज भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हम लोग हम इस पूरे टॉपिक को कम से कम 3 वीडियोज में कवर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, 1757 ईस्वी में फिर एक युद्ध हुआ जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। 1760 ईस्वी में बॉन्डिवॉस का युद्ध हुआ, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। जब ये तीनों युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाते हैं, 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना थी, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। बॉन्डिवॉस के युद्ध में अंग्रेजों से प्रतिशोध करने के लिए जो फ्रांसीसी सेना थी, फ्रांसीसी बॉन्डिवॉस के युद्ध में हार गए। बक्सर के युद्ध में बचे कुचे जो हिंदुस्तान के राजा थे, इंडिया के राजा थे, वो भी हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो फिर अंग्रेज भारत के शासन को, इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को इंडिया में कैसे शासन किया जाए, इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए कैसे अधिनियम बनाया जाए, तो ये सब चीजें जब हो जाती हैं तो 1757 का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। 1757 के बाद अंग्रेजों के जीत जाने के बाद बंगाल में गवर्नर बनने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। और जब ये सारे युद्ध जीत जाते हैं, 1760 1764 के युद्ध, तो उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे अधिनियम बनाए जाते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या काम हुआ भाई? पहला काम ये हुआ कि अब तक जो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको केवल गवर्नर कहा जाता था, लेकिन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर बंगाल का बनता है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि भाई, अब बात ये है कि यहाँ पर बात ये उठती है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था। बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब यह कहा गया कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के द्वारा जो अधिनियम बनाया जाएगा उस अधिनियम को ही फॉलो किया जाएगा। बाकी बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वो रूल नहीं बनाएंगे। 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई मेरे दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। इसमें अन्य और भी अन्य न्यायाधीश बनाए गए, जैसे चैम्बर्स, लेनेस्टर और हाइड। इस एक्ट के तहत ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इस कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे। इसी एक्ट के तहत और क्या हुआ भाई कि कंपनी के सारे जो मामले थे उसमें अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हस्तक्षेप है वो शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप शुरू होता है तो कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि अब तक इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के अंदर ट्रेड कर रही थी उसके दो काम हो गए। तो वो ट्रेड के साथ डील कर रही है और दूसरा वो पॉलिटिकल इशू के साथ डील कर रही है, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो घाटे में जाता है। और इस बिजनेस को
कि बिजनेस घाटे में ना जाए, उसके लिए आगे और भी बहुत सारे अधिनियम आते हैं। तो इसके बाद एक और अधिनियम आता है जिसको हम कहते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। और आप लोगों को बता दें ये जो एक्ट आने का जो सिलसिला है वो 20-20 वर्ष के अंतराल पर आना था, लेकिन ऐसा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस था, जो व्यापार था, वो घाटे में जाने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार घाटे में ना जाए इसके लिए एक एक्ट आया जिसका नाम है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंडिया के अंतर्गत डुअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है। भारत के अंदर इंडिया के अंदर दोहरा प्रशासन शुरू होता है। इस एक्ट के तहत क्या किया गया भाई, इस एक्ट के तहत 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। पहला बड़ा काम क्या, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया। और ये नियंत्रक मंडल बनाने का उद्देश्य था कि इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को फायदे में लाया जाए और इंडिया के अंदर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया जाए। सेकंड है कि इस एक्ट के तहत भारत में दोहरा प्रशासन डुअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है। और ये 6 सदस्यीय जो नियंत्रक मंडल था उसमें 3 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के होते थे, 3 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंडिया के अंदर व्यापारिक मामले देखता था, बिजनेस मैटर्स को डील करता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता था वो पॉलिटिकल इशू के साथ, राजनीतिक मामलों के साथ डील करता था। और इनके ऊपर होता था हमारा गवर्नर जनरल। इस एक्ट के तहत ये कह दिया गया कि भाई कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, वो किसी भी प्रकार के गिफ्ट नहीं ले सकते, किसी भी प्रकार की उपहार नहीं ले सकते, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सारे काम होते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो हम लोग बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट। इसके बाद हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अब बात करते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दोस्तों, चार्टर का मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट हमारे होंगे जो चार्टर का मतलब नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बताना चाहते हैं चार्टर का मतलब होता है राजाज्ञा। इंग्लैंड में राजा के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता था इंडिया में उसको चार्टर बोला जाता था, राजाज्ञा बोला जाता था। तो भाई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, एक कंट्रोलर बॉडी बनाई गई और उसमें जो मेंबर थे, उसमें जो एम्प्लॉय थे, उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी। तो 1793 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट आया और इस 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के जो मेंबर होंगे, जो कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनको जो सैलरी होगा, उनको जो वेतन होगा वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसके बाद मित्रों बात करते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आ गया। इंडिया में हम कह सकते हैं कि एक्ट बनते बनते 40 वर्ष हो गए। तो इस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अभी भी घाटे में जा रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को एक साथ खत्म नहीं किया ब्रिटिश हुकूमत ने, और क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि भाई आप किसी भी प्रकार से अपने बिजनेस को ठीक कर लीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो फायदे में जाए। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये कहा गया कि भाई कंपनी का जो अधिकार पत्र है उसको 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जाता है, 20 ईयर के लिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आकर के बिजनेस कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं मेरे दोस्तों। तो होता क्या है, लेकिन ये भी कहा गया साथ ही कि जो चीनी और चाय का व्यापार पूर्वी देशों के साथ अभी ईस्ट इंडिया कंपनी करती रहेगी और कोई कंपनी चाय और चीनी का व्यापार ईस्टर्न कंट्री के साथ, पूर्वी देशों के साथ नहीं कर सकते हैं। और क्या हुआ मेरे मित्रों,
इस एक्ट के द्वारा इंडिया में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय छात्रों को प्राथमिक शिक्षा में छात्रवृत्ति देने के लिए स्कॉलरशिप, जिसको वजीफा बोलते हैं, देने के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम किया। और ये कहा गया कि जो भारतीय छात्र विद्यालयों में पढ़ने आएंगे उनको 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान के छात्रों को। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हो गया। मेरे मित्रों, इस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हो गया। और ईसाई मिशनरियों का जो आगमन का उद्देश्य था वो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तो था ही, इसके साथ साथ ज्यादा इन्होंने जो फोकस किया वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन ईसाई मिशनरियों का भारत आने का उद्देश्य शिक्षा से कहीं ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और क्या हुआ मेरे दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया गया। ये कहा गया कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन के तहत बनाया गया था, उसके क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया, उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। इतनी चीजें होती हैं 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की। तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट,